Welcome to the lecture number 14 of Software Design and Architecture. In the previous lecture, we have covered quality attributes of software architecture. The first quality attribute is performance, where the work done by system is measured in some unit time. Different parameters to measure performance exist, such as throughput and response time. Another quality attribute is scalability, where software architecture is built using scaling up or scaling out manner to facilitate the scalability requirements of customer. The third quality attribute we have covered is modifiability. Modifiability is to add new functional or non-functional requirements in the existing system. Then comes security. According to the customer requirements, system can be made secure. For example, if customer wants to build an application which authenticate its users first. So I hope the previous lecture will be clear to all of you. In today's lecture, we will study another set of quality attributes which are availability, integration, and some other quality attributes. So, moving towards the new lecture, here comes availability. It's written in your slide that availability is related to an application's reliability. इसका मतलब ये है कि जब यूज़र को ज़रूरत हो, आपका सिस्टम या आपकी एप्लीकेशन उसको अवेलेबल होनी चाहिए. अगर तो वो अवेलेबल होगी तभी इसका मतलब है कि वो रिलायबल है, वो एक सिस्टम की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रही है. Another point is availability is relatively easy to specify and measure. इसको स्पेसिफाई या मेजर करना किस तरह से आसान है. लेट से आप एक कंपनी में काम करते हैं और उसकी जितने भी सिस्टम या जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वो कंपनी यूज़ कर रही है, दोज एप्लीकेशंस शुड बी अवेलेबल फ्रॉम 9 to 5. तो जो उसकी अवेलेबिलिटी के आवर्स हैं वो बिजनेस आवर्स हैं. ठीक है, आपका सिस्टम बिजनेस आवर्स में अवेलेबल होना चाहिए. अब जब हम बिजनेस आवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक वाइड स्कोप आ जाता है कि आप सिस्टम की मेंटेनेंस का एक टाइम निकाल सकते हैं या सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आपके पास टाइम होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं ऑनलाइन सिस्टम्स की तो वो एक स्ट्रिक्ट बिजनेस रूल्स को फॉलो नहीं करते या बिजनेस आवर्स को फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है, हमें ऑनलाइन सिस्टम 24/7 अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, तो जब हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर सिस्टम की मेंटेनेंस और सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत हो वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं. हमें ये तो पता चल गया कि अवेलेबिलिटी क्या है, लेकिन अनअवेलेबिलिटी का क्या रीज़न हो सकता है. अगर आपका सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम को कोई फेलियर का सामना करना पड़ा है. ठीक है, और उस फेलियर को या अनअवेलेबिलिटी को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं. आप स्लाइड में देख रहे हो, द लेंथ ऑफ टाइम any period of availability last is determined by the amount of time it takes to detect failure and restart the system. वो तमाम टाइम जिसमें एक सिस्टम को फेलियर को डिटेक्ट करना हो और उसे रीस्टार्ट करना हो, इस पूरे टाइम को सिस्टम की अनअवेलेबिलिटी का टाइम रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, so we can say that failures in an application cause them to be unavailable. अब सवाल ये है कि हम अवेलेबिलिटी को किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं. क्या प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को अवेलेबल बना सकते हैं. तो आप स्लाइड पर देख रहे हो, जो पहला पॉइंट लिखा है वो ये कह रहा है कि
Consequently, application that require high availability minimize or preferably eliminate single point of failure. जहाँ पर ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप की जाएं जहाँ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर फेस करना पड़े किसी एप्लीकेशन को, तब आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अगर आपको याद हो तो हमने रिपोजिटरी आर्किटेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर तो आपकी रिपोजिटरी काम नहीं कर रही तो जितने भी क्लाइंट्स उसके साथ कनेक्टेड हैं वो उनका पर्पस उस रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करने का, डाटा एक्सेस करने का, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो दूसरे शेयर्ड डाटा आर्किटेक्चर की हमने बात की। जब ब्लैक बोर्ड का भी हमने आर्किटेक्चर स्टाइल्स पढ़ा था तब हमने वहाँ डिस्कस किया था कि इसमें भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमें फेस करना पड़ सकता है। तो वो तमाम आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, चाहे वो रिपोजिटरी है या ब्लैक बोर्ड है, जहाँ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, हम उसको हाई अवेलेबिलिटी में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने सिस्टम को अवेलेबिलिटी उसकी 100% होनी चाहिए। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे सिस्टम की अवेलेबिलिटी 100% हो तो हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पर रिलाई नहीं कर सकते। Then another technique is replicating component is tried and tested strategy for high availability. इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में कोई एक एक कंपोनेंट ऐसा है जो एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो आप सिर्फ उसको नहीं रखेंगे, आप उसके साथ एक डुप्लीकेट या एक रेप्लिकेटिंग कंपोनेंट भी सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक कंपोनेंट काम नहीं कर रहा किसी भी सिस्टम पे तो उसकी जगह पर दूसरा कंपोनेंट काम करने लगेगा। ठीक है, जिस तरह हम रिपोजिटरी आर्किटेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास यहाँ पर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है तो हम इसको किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बैकअप स्टाइल एक ऐसी ऑप्शन है जिसके थ्रू आपका डाटा बैकअप में सेव पड़ा है। तो यहाँ ये भी कुछ इसी तरह की बात हो रही है कि हम दो फंक्शनैलिटीज़ सेम टाइम पे सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर एक काम ना करे तो उसकी जगह पे दूसरी काम करने लगे। The third option is recoverability is closely related to availability. रिकवरेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा तो वो रीस्टार्ट हो, जितनी भी उसकी परफॉर्मेंस है उसे वो रीइस्टैब्लिश करे और प्रॉपरली काम करने लगे। ठीक है, यानी उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक फेलियर से रिकवर कर सकता हो। ठीक है, आपकी जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं ये बेसिकली रिकवरेबिलिटी पे बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर तो आपका सर्वर काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो सर्वर क्या होगा, सर्वर क्या काम करेगा, वो रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद वो जो भी फेलियर ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया था वो उसको डिस्कार्ड करेगा और दोबारा नए सिरे से वो आपको अपनी तमाम फैसिलिटीज़ देना शुरू कर देगा। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। So it's all for availability. Now moving towards another quality attribute, that is integration. Integration है क्या? Integration is concerned with the ease with which an application can be usefully incorporated into a broader application context. हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो दूसरी एप्लीकेशंस भी उसको यूज़ कर सकती हों। अब इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है कि लेट्स से एक बहुत पुरानी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि काम कर रही है, लेकिन अगर आप देखते हो तो टाइम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, नई लैंग्वेजेस आ गई हैं, नई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं।
ठीक है, तो आपका सिस्टम या आपकी एप्लीकेशन इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ या न्यू एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट हो सके। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा हमें? The value of an application or component can frequently be increased if its functionality or data can be used in ways that the designer did not originally anticipate. यानी कि जब सिस्टम डेवलप हो रहा था उस वक्त उसको डिज़ाइनर को ये बात पता नहीं थी कि आगे आने वाली फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या होंगी, आगे कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा इस्तेमाल में होंगे। ठीक है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड किया जा सकता हो। ठीक है, उसको नए टूल्स पे या नई एप्लीकेशंस पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि आप टाइम के साथ साथ आपकी एप्लीकेशन चलती रहे। Another point is the most widespread strategies for providing integration are through data integration or providing an API. अब इंटीग्रेशन प्रोवाइड किस तरह से की जाए, तो इसके दो तरीके हैं। एक है डाटा इंटीग्रेशन और दूसरा तरीका है प्रोवाइडिंग एन API। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप अपने डाटा को एक ऐसी जगह पे स्टोर कर रहे हैं जहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन भी उसको एक्सेस कर सकें, उसको स्टोर कर सकें। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप एक स्टैंडर्ड डाटाबेस यूज़ करें। ठीक है, आप स्टैंडर्ड डाटाबेस यूज़ करें जिसको दूसरी एप्लीकेशन भी इजीली एक्सेस कर सकें, या फिर आप ऐसे फॉर्मेट्स यूज़ करें जिनसे दूसरी एप्लीकेशन का इंटीग्रेट करना आसान हो सके, सच एज XML। ठीक है, XML एक कॉमनली यूज स्टैंडर्ड आपकी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप एक एप्लीकेशन से डाटा को दूसरी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, ठीक है, उस एप्लीकेशन ने आपको फाइल प्रोवाइड करनी है यूजिंग XML। ठीक है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक UML डायग्राम बनाई है एक टूल पे, ठीक है, उस UML डायग्राम के अगेंस्ट एक XML जनरेट होगी। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई दूसरा टूल यूज़ करूँ। ठीक है, वो टूल पुराना हो चुका था, मैं उस टूल पे काम नहीं करना चाहती, मैं किसी न्यू टूल पे काम करना चाहती हूँ। तो क्या अगर वो UML डायग्राम बहुत बड़ी है तो क्या वो डायग्राम दोबारा मुझे उस टूल पे बनानी पड़ेगी? ये काम मुश्किल है। तो आसान क्या है? आसान ये है कि मैं एक ऐसा टूल तलाश करूँगी जो XML की फ़ाइल को खुद में इंपोर्ट कर सकता हो। ठीक है? मैं XML की फ़ाइल में लेट्स से मैंने एक टूल ABC फाइंड किया जो कि XML की फ़ाइल को इंपोर्ट करेगा और उसको रीड करके मुझे सेम मॉडल बना हुआ प्रोवाइड कर देगा। यानी मुझे वो मैनुअल एफ़र्ट दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। XML के थ्रू इंटीग्रेट कर गई मेरी एक एप्लीकेशन से डाटा मैंने लिया और उसने एक न्यू एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दिया उस डाटा को। ठीक है, तो ये दो एक पॉसिबल मेथड्स हैं। या तो आप एक स्टैंडर्ड डाटाबेस यूज़ करें जिसको डायरेक्टली सब लोग एक्सेस कर सकते हों, या फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ करें जैसे, या कोई लैंग्वेज यूज़ करें जैसे कि XML हो गई जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस उसको सपोर्ट करती हों। Another point is to provide an API. API मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि API है क्या। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ठीक है, इसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है वो सेट ऑफ फंक्शंस के पीछे हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, और इससे पॉसिबल क्या होगा? इससे पॉसिबल ये होगा कि आपका जो डाटा है वो एक्सटर्नली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है,
आप नए बिजनेस रूल्स, आप नई बिजनेस सिक्योरिटी वैल्यूज़ उस एपीआई में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो तमाम लोग जिनको एपीआई की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप लोग इस एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब किचन का काम है उस फूड को प्रिपेयर करना। अब इन दोनों चीज़ों को लिंक कौन करेगा? ऑर्डर एक अलग एंटिटी है या एक अलग चीज़ है जो कि एक जगह पर पॉसिबल हो रही है, ठीक है। किचन एक अलग रूम है, एक अलग स्पेस है जहाँ पर आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो वेटर एक ऐसा काम करेगा कि वो आपके ऑर्डर को लेकर जाएगा टूवर्ड्स किचन, ठीक है। तो एपीआई का काम भी वेटर के काम की तरह है। एपीआई का काम आपकी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो एपीआई के थ्रू आपकी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो गूगल मैप्स की एपीआई है, ठीक है। वो एपीआई आप करीम में भी देख रहे हो, ठीक है, जो यूज़ हो रही है गूगल मैप की एपीआई। आप उबर में भी देख रहे हैं कि करीम वो गूगल मैप्स की एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एपीआई के थ्रू दूसरी एप्लीकेशन भी कनेक्ट हो सकती हैं। So the only way to access the data and integrate with the application is by using the supplied API. आप एक एपीआई प्रोवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू आप डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर ये एक फिगर आप सबको नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पे। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। इसे हम डाटा इंटीग्रेशन कहेंगे। और इस एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना है इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ने रिमोटली, अब ये काम डायरेक्टली नहीं हो रहा, ठीक है, वो रिमोटली एक्सेस करना चाह रही है तो वो थ्रू एपीआई कर सकती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि किस तरह से पता चलेगा कि डाटा स्टोरेज, डाटा इंटीग्रेशन को अडॉप्ट किया जाए या फिर एपीआई वाली सर्विस को अडॉप्ट किया जाए। तो आप ख़ुद भी इतना एक्सपीरियंस आप लोगों का हुआ होगा अभी तक इस कोर्स के थ्रू जिसमें आप एनालाइज कर सकें कि डेटाबेस के थ्रू डायरेक्टली डाटा को एक्सेस करवाना आसान है, लेकिन एपीआई के थ्रू आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको थ्रू एपीआई फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मिल जाएगा, ज़्यादा करेक्टनेस होगी, सिक्योरिटी आपकी इम्प्लीमेंट हो सकती है थ्रू एपीआई, ठीक है। तो इन दोनों अप्रोचेस का अपना अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान है। डाटा इंटीग्रेशन फ्लेक्सिबल है, सिंपल है, ठीक है। किसी भी आपने लैंग्वेज में अपनी एप्लीकेशन लिखी है वहाँ से आप डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग, लेट्स से यूजिंग एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल को यूज़ करते हुए आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। So, coming towards some other quality attributes, the first you are seeing here is portability. Portability का आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है। किसी चीज़ का एक स्पेस से दूसरी स्पेस पे मूव कर जाना, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर आप सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि कैन एन एप्लीकेशन बी इजीली एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स टू द वन इट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जो सॉफ्टवेयर है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर और दूसरे हार्डवेयर पर भी इजीली
काम कर सकती हो या पोर्टेबल हो। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि आज से कुछ टाइम पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है? हमारी जो भी वेब पेजेज़ और वेब एप्लीकेशंस थी वो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे यूज़ कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे गूगल क्रोम का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है? यानी जो आपकी वेब पेजेज़ थे, अगर हम वेब ब्राउज़र की बात करें तो वो पोर्टेबल हैं, ठीक है? वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी काम कर सकते हैं, वो आपकी गूगल क्रोम पे भी काम कर सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से भी आ सकती है। लेट्स से मैं आपको ये ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं आपको एक ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि विंडोज़ पे मैंने बनाई है, ठीक है? अब ये वीडियो आपकी इतनी पोर्टेबल होनी चाहिए कि ये विंडोज़ पे भी चले, ये एंड्रॉयड पे भी चले और ये मैक पे भी चले, ठीक है? मैं यूट्यूब लिंक की नहीं बात कर रही, मैं स्ट्रेट एक वीडियो की बात कर रही हूँ जो मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाई हो। तो पोर्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ योर ब्राउज़र, इन टर्म्स ऑफ योर हार्डवेयर, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको एनालाइज़ किया जा सकता है। Another quality attribute is testability. स्लाइड में लिखा है हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इज़ एन एप्लीकेशन टू टेस्ट। कितना आसान है आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करना। एज अ रूल ऑफ थंब, जितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा उतना ही मुश्किल होगा उसको थॉरली टेस्ट करना। और अगर तो आपका डिज़ाइन सिंपल होगा तो उसको टेस्ट करना भी आसान होगा, ठीक है? एक और पॉइंट जो यहाँ पर कंसीडर करने का है वो ये कि आप अपने सिस्टम को जब डेवलप कर रहे हैं तो आप ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें जो ऑलरेडी टेस्टेड हैं। इसकी वजह से आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है? आप वो सेट ऑफ कोड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, टेस्टेड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बजाय इसके कि आप स्क्रैच से कोडिंग स्टार्ट कर दें। देन कम्स सपोर्टेबिलिटी। What the supportability means, this is a measure of how easy an application is to support once it is deployed. एक एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय कर ली, अब सपोर्टेबिलिटी ये इंडिकेट कर रही है इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करना कितना आसान है। आपने एक बार एक एप्लीकेशन डेवलप कर ली, अब सपोर्टेबिलिटी इस चीज़ को इंश्योर करती है कि कितना इजी है उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करना। और सपोर्ट करने से मुराद ये है कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डायग्नोस करना, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना। अब ये सपोर्टेबिलिटी हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखा नज़र आ रहा है, सपोर्टेबल सिस्टम्स tend to provide explicit facilities for diagnosis, such as application error logs that record the causes of failure. तो आपकी अलग से कुछ सपोर्टेबिलिटी सिस्टम या सपोर्टेबिलिटी फीचर एप्लीकेशन के अंदर डेवलप किए जाते हैं जो कि एक एरर लॉग मेंटेन करते हैं। उस एरर लॉग को मेंटेन करने से क्या होता है कि आपके सिस्टम ने जितने भी फेलियर फेस किए होते हैं उन सब का रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद होता है। तो उन रिकॉर्ड्स को देखते हुए आपके सिस्टम को की सपोर्टेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है? So here comes the design trade-off. होता क्या है कि आपके जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑर्थोगोनल नहीं हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आपकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? A highly secure system may be difficult or impossible to integrate in an open environment. अगर आपने अपना सिस्टम सिक्योर बनाया है तो बहुत मुश्किल होगा उस सिस्टम को इंटीग्रेट करना। एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उस सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकेगी। Then comes another example, a highly available application may trade off lower performance.
अगर कोई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है, तो मुमकिन है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आपको नहीं मिले। ठीक है? आप ये बात अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं कि लेट्स से अगर आपने कोई वेब पेज ओपन किया है किसी ऑनलाइन ब्रांड का और वहाँ पर कुछ सेल का टाइम चल रहा है, ठीक है? तो अब चूँकि बहुत यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे होंगे, उस वजह से आपका जो सिस्टम है वो अवेलेबल तो है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आपको मुमकिन है इतनी अच्छी ना मिल रही हो, आपका वेब पेज बहुत आराम से या देर से आप अपलोड हो रहा हो और आपको कंटेंट नज़र आ रहा हो, ठीक है? और एक और एग्ज़ाम्पल, an application that requires high performance may be tied to a particular platform and hence not be easily portable. एक ऐसा सिस्टम आपने डिज़ाइन किया है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि वो पोर्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है? वो बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। सो अब जो आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है उसके लिए प्रॉब्लम है कि वो किस तरह से एनालाइज करे चीज़ों को। तो वो क्या कर सकता है, वो प्रायोरिटाइज कर सकता है, ठीक है? वो देख सकता है कि सिस्टम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड है या उसकी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है। वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे प्रायोरिटाइजेशन लगा सकता है। जिन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा उसको एक्सप्लिसिटली वो डॉक्यूमेंट में मेंशन करे, ताकि आपके यूज़र को जब वो साइन इन कर रहा है या किसी सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो उसको पता हो कि किन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बेस पर सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। ठीक? So summarizing, we have covered lecture number 14 today. So this lecture contains few other quality attributes: availability, integration, portability, testability, supportability, and also some design trade-offs. अब आर्किटेक्ट के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसको किस तरह से पता चलेगा कि किन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे सिस्टम को डेवलप किया जाए। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये हो सकती है कि आर्किटेक्ट खुद रिक्वायरमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है? वो क्वेश्चंस यूज़र से इस तरह से पूछे या कस्टमर से इस तरह से पूछे जहाँ उसको ये पता चले कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं क्या? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यूज़र या कस्टमर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता। तो आर्किटेक्ट अगर खुद इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है और वो इनपुट ले रहा है कस्टमर से, तो वो इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मेंशन कर सकता है अपने पास, ठीक है? और फिर इसी के बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। और जहाँ पर मैं प्रायोरिटाइज़ करने की बात करी थी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे, इस प्रोसेस में भी वो यूज़र को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है? वो कस्टमर को इन्वॉल्व कर सकता है, एक कंसेंसस से वो सिस्टम को डेवलप करेगा, ठीक है? या ऐसा डिज़ाइन देगा, ऐसा आर्किटेक्चर देगा जिसकी बेस पर आपका सिस्टम डेवलप होगा, ठीक है? तो जहाँ वो ट्रेड ऑफ कर रहा है डिज़ाइन के, वहाँ भी वो यूज़र को या कस्टमर को इन्वॉल्व कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।